हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी चैनल पर। हम जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग हर एक तरीके के लेक्चर से आपके साथ शेयर कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे आपके सामने, जो भी अभी तक सारे लेक्चर्स हुए हम लोगों के, और आगे भी ये सीरीज जारी रहने वाली है। उसी के बीच में देखिए दोस्तों, जैसा कि जब चैनल शुरू होता है, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। तो वो उतार चढ़ाव मुझे लगता है कि हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए बस हमारे साथ में। आपको एक सूचना देनी थी छोटी सी, कि अब जो मैथ की क्लासेस होती थी अब वो अभी नहीं होंगी। सत्येंद्र सर अब नहीं पढ़ाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो अब जो मैथ की क्लासेस हैं वो कुछ समय बाद आशीष सर लेंगे, जो मैथ में भी एक्सपर्ट हैं वो तो, और रीजनिंग में भी एक्सपर्ट हैं। जहां हम रहते हैं उस जगह पे उनका नाम सिर्फ इसी नाम से जाना जाता है कि वो मैथ और रीजनिंग के लिए एक्सपर्ट टीचर हैं। हालांकि एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता था, इस वजह से हमने सत्येंद्र सर को रखा था। सत्येंद्र सर भी मैथ में अच्छे थे, दैट्स वाई वो पढ़ा रहे थे यहाँ पे। अभी उन्होंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया जो उनका खुद का है। हाँ, तो वो अकेले ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। हालांकि हम चलिए बात करते हैं अपने विषय पे, जो हमारा विषय है। आशीष सर की एक वीडियो जो है कि आज कल रात में जो रिकॉर्ड हो चुकी है और उसको अपलोड करना, क्योंकि आशीष सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कोल्ड और स्नीजिंग का, तो दैट्स वाई वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उनकी हेल्थ इशूज़ की वजह से। तो होप कि सर की तबीयत जल्दी से सही हो जाए और हम जल्दी से जल्दी उनका वीडियो एक नया आपके सामने ला सकें। आशीष सर का, आप लोग को आशीष सर के वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और इस बात की मुझे खुशी है कि जो मेरे को फाउंडर आशीष सर जी हैं, उनकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आप उन्हें बहुत प्यार देते हैं। मेरी वीडियोस को भी बहुत प्यार मिलता है, आप सबके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं सभी को। और हम दोस्तों, ये सब्जेक्ट मेरा ऐसा है पॉलिटी, जो संविधान, वो कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता की बात भी करता है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, आज अपने जो हमारा विषय है भाग 3 की बात करने वाले हैं, संविधान की, जो बात करता है हमारे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कई प्रकार की हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं किसी व्यक्ति के इस देश में, उन अधिकारों की बात करता है। कौन? भाग 3 बात करता है। तो हम लोगों ने अभी तक भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में देख लिया था चीज़ों को। तो आज जो हमारा विषय होने वाला है दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर। भाग 3 में जो आर्टिकल आपके 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल बनता है यहाँ से, उस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि आखिर मूल अधिकार हैं क्या। मूल अधिकार हैं क्या? तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों के लिए एक डेफिनेशन हम छोटी सी दे सकते हैं कि राजनैतिक लोकतंत्र में राजनैतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए मूल अधिकारों का होना जरूरी है, या देश में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों। ठीक है, मूल अधिकार क्या? राज्य द्वारा जो कठोर नियम बनाए जाते हैं मूल अधिकार जो है नागरिकों की, उससे रक्षा भी करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मूल अधिकारों के बनाने का उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों को मेन जो बनाने का उद्देश्य है कि कानून की सरकार स्थापित करना, ना कि व्यक्तियों की सरकार स्थापित करना है। ठीक है, कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना मूल अधिकारों का उद्देश्य है। दूसरी बात क्या? मूल अधिकारों की और एक अगर हम बात करें तो मूल अधिकार किसी भी नागरिक के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चहुमुखी विकास कैसे?
भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए भी मूल अधिकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम देर न करते हुए पहले तो एक सरसरी नजर में देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हमको संविधान में दिए गए हैं और आगे ही इस वीडियो सेशन में हम कौन कौन से मूल अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये कहां है आपके? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में। कहां? आर्टिकल 12 से 35 में। तो दोस्तों एक छोटी सी बात, आपको 7 मूल अधिकार जो है आपके संविधान में दिए गए हैं। एक मूल अधिकार जो है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया जाता है और उसको मूल अधिकार ना बनाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो वो अधिकार कौन सा था आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार जो आपका आर्टिकल 31 है उसको मूल अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने बनाई थी आपको साथ के साथ जो मूल अधिकार हैं उनको याद करने के लिए, वो आपको बता दे रहा हूं। आप ओरली में आपको बता रहा हूं। समता ने स्वतंत्रता से कहा शोषण जो है धर्म में नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। और संपत्ति जो है वो क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संपत्ति क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस बात को आप कोई परिभाषा मत समझ लीजिएगा। मैंने ये जो संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं उनको याद करने के लिए जो अपने हिसाब से मैंने सोचा था कि इसको अगर ऐसे पढ़ा जाए तो ये आसान हो जाएगा। क्या? समता ने स्वतंत्रता से कहा, पहला हमारा कौन सा मूल अधिकार हो जाएगा? समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या? समता का अधिकार। इसकी बात कहां की गई है? इसकी बात की गई है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। दूसरी बात, समता ने स्वतंत्रता से कहा। दूसरा कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां दिया गया है आपका? ये दिया गया है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। आर्टिकल 19 से 22 में समता ने स्वतंत्रता से कहा, क्या कहा? शोषण धर्म में जायज नहीं। तीसरा कौन सा होगा? समता ने स्वतंत्रता से कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका किसमें दिया है? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में। तो ये 3 अधिकार हो गए। चौथे की अगर हम बात करें, चौथे की, समता ने स्वतंत्रता से कहा शोषण हमारे धर्म में नहीं। तो शोषण अब क्या हो गया? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चौथा कौन सा हो गया हमारा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल किससे? 25 से 28 में। 25 से 28 में। किसमें? 25 से 28 में। तो ये 4 मूल अधिकारों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पांचवें की बात अगर करें, तो धर्म क्या कहा? समता ने स्वतंत्रता से कहा कि शोषण जो है हमारे धर्म में नहीं, ये हमारी संस्कृति कहती है। ये हमारी संस्कृति कहती है। तो अगला क्या हो जाएगा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जो हमारा 5वां हो जाएगा वो क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये किस में होगा आपका? आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 में। किसमें? आर्टिकल 29 और 30 में। अगला क्या होगा? छठे की अगर हम बात करें तो छठा हमारा कौन सा हो जाएगा? संस्कृति में। अगला ये जो छठा है हमारा, मैंने आपको अभी बताया था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये आपका किसमें? आर्टिकल 31 में है। आर्टिकल 31 में है। और अगर बात करें 7वें की,
तो ये सातवां क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, संवैधानिक उपचारों का उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार ये किसमें आपका आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो सात मूल अधिकार जो संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है उनको हमने एक निगाह में देख लिया। कौन सा, समता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 से 30 में, और छठा हमारा संपत्ति का अधिकार 31वें आर्टिकल में है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किसमें, कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। और सातवां कौन सा है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें, आर्टिकल 32 में। तो हम लोगों ने ये सात मूल अधिकारों की बात कर ली। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमने बताया कि ये कहां से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 आप क्या दोस्तों क्या कहता है, आर्टिकल 12 में दिया गया है क्या, राज्य की परिभाषा। क्या, राज्य की परिभाषा। और कहा गया है क्या कि राज्य शब्द से मतलब यह है कि वो सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की हो। राज्य शब्द का क्या मतलब है, वे संस्थाएं जिनकी स्थापना किन्होंने की हो, जिनकी स्थापना किसने की हो, सरकार ने किसने की हो, सरकार ने। इनमें शामिल कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इनमें शामिल कौन कौन सी हैं, कार्यकारी एवं विधायी अंगों, ठीक है, कार्यकारी कौन कौन सी, हम इनमें बात करते हैं तीन संस्था, चार के बारे में। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं जैसे कि संसद। तो हम पहले की संसद। दूसरी बात कौन सी होगी, दूसरी अगर संस्था मान लो और कौन सी संस्था होगी, कौन कौन सी, जैसे स्थानीय निकाय जो भी होंगे आपके, स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं आपके, स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं, नगर पालिका आपका हो गया, ठीक है, नगर पालिका, पंचायत आपका, जिला बोर्ड हो गया आपका, ये कौन कौन से सब हैं, स्थानीय निकाय हैं। कैसे, ये नगर पालिका आपका, नगर पालिका, ठीक है, पंचायत, ठीक है, और कौन सा, जिला बोर्ड, ठीक है। तो ये आपकी क्या, ये संस्थाएं कौन स्थापना इनकी करता है, कौन करता है, सरकार करती है। तो राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, वे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार करती है, वो क्या है, उनका मतलब क्या है, उस राज्य से उसका मतलब है। तो पहली इसमें कौन कौन सी, संसद जैसे कि हो गया, स्थानीय निकाय हो गए। तीसरी बात क्या हो गया, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से, तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे की बात करें, वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी बात हो गई। राज्य विधान मंडल, चौथी बात क्या, राज्य विधान मंडल। तो ये सब कैसी, राज्य की संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना कौन करता है, सरकार करता है। राज्य शब्द का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना कौन, सरकार करती है, स्थापना कौन, सरकार करती है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। एक बात और करती है सरकार, क्या कहती है कि वे सभी गैर सरकारी संस्थाएं या एजेंसियां जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हैं, वो किसके, राज्य के अर्थ में ही आएंगी। वे सभी गैर सरकारी संस्थाएं या एजेंसी जो राज्य के तौर पर राज्य की संस्था के तौर पर काम कर रही हैं, वो किसके, राज्य के अर्थ में आएंगी। जैसे आपका LIC हो गया, ONGC हो गया आपका। तो ये सब क्या, गैर सरकारी संस्थाएं हैं लेकिन क्या, राज्य के अर्थ में आती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। हम लोगों ने
आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस कर लिया, तो चलिए आर्टिकल 13 क्या कहता है इस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 13 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है कि ऐसी विधियों का अल्पीकरण किया जाना चाहिए या ऐसी विधियां शून्य होनी चाहिए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी विधियां क्या शून्य होनी चाहिए, ऐसी विधियां शून्य होनी चाहिए। ये क्या कहता है आपका आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों के असंगत हैं उनका अल्पीकरण किया जाना चाहिए या शून्य होनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहता है आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के असंगत क्या विधियां क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी विधि मतलब क्या, विधि मतलब होता है ला कानून। ऐसे कोई भी कानून जो है संसद द्वारा नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, जो क्या मूल अधिकारों के असंगत हो। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। किसको, विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि मतलब क्या, ला शब्द को क्या परिभाषित करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के हिसाब से क्या ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाए जाएंगे, ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएंगी जो क्या मूल अधिकारों के असंगत होंगी, मूल अधिकारों के असंगत होंगी। तो उनमें कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, कौन कौन सी किसके द्वारा। मान लीजिए संसद के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है और वो मूल अधिकारों का हनन कर रही हो या उल्लंघन कर रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है या उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। या कोई ऐसी प्रथा जो क्या विधि का, जो ऐसी कोई रूढ़िवादी प्रथा जो विधि का पावर रखती हो या कानून का पावर रखती हो, मतलब किसी लॉ की तरह ही पावर रखती हो, कोई ऐसी प्रथा जो समाज में चल रही हो और उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी जा सकती है। या फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उनको भी क्या बर्खास्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 13 आपका कहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब विधियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, विधियों को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। या तो स्थायी विधियां हो सकती हैं या कैसी अस्थायी विधियां हो सकती हैं, अस्थायी विधियां हो सकती हैं। स्थायी विधियां कैसे, कौन सी, संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित जो विधियां होती हैं वो कैसी स्थायी विधियां होती हैं। अस्थायी विधियां कौन सी होती हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए जो अध्यादेश होते हैं वो कैसे अस्थायी विधियां होती हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे क्या ये अध्यादेश, इसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में इसके लिए, ठीक है, ये संसद द्वारा पारित ऐसी विधियां जो संसद द्वारा पारित की जाती हो कैसी स्थायी विधियां होती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल 13 के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, संविधान में जो मूल अधिकारों की बात की गई है वो कहां से शुरू होती है। ये तो कानून बना दिए गए कि मूल अधिकारों को हनन करने वाली ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी विधि बनती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बर्खास्त कर सकता है। इस बात को भी हम लोगों ने जान लिया। तो अगली चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पहला अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है, कौन सा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो ये हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 14 में पढ़ने वाले हैं। क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो क्या कहती है समानता का अधिकार, या आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 दो बातों के बारे में क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को क्या दो
चीजें प्रोवाइड कराएगा। क्या? पहली क्या? पहली क्या? पहली क्या कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये बात पहली हो गई। दूसरी बात क्या कहता है आर्टिकल 14? दूसरी बात क्या कहता है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 14 में ये दो बातें ली गई हैं। तो ये आर्टिकल 14 को जो विधि के समक्ष समता है, ये आपका कहां से लिया गया है? ये आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश से। और ये आपका विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो ये आपका कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि विधि के समक्ष जो समता है आर्टिकल 14 में जिसका उल्लेख किया गया है, वो कहां से ली गई है? ब्रिटिश से। और जो विधियों का समान संरक्षण है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो चलिए हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है। विधि के समक्ष समता का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है, संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो वह क्या कानून सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए इक्वल होगा, समान रूप से वह कानून सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो इस बात की चर्चा हमने कर ली। दोस्तों यहाँ पे जब विधि की बात हो रही है और समता की बात हो रही है तो विधि का जो शासन होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये विधियों का समान संरक्षण है क्या? एक ब्रिटिश न्यायवादी थे एवी डाइसी, उनकी अवधारणा पर है। किसके? एवी डाइसी की अवधारणा पर, एवी डाइसी की अवधारणा पर। तो एवी डाइसी ने विधियों का समान संरक्षण के बारे में 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन 3 अवधारणाओं के बारे में क्या कहा? उनका मानना था कि विधि के समक्ष समता जो है, जो विधि के समक्ष, माफ कीजिएगा, जो विधि के समक्ष जो समता है वो क्या? विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। क्या? विधि के समक्ष समता वो विधि के शासन के सिद्धांत का क्या? मूल तत्व है। और 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। क्या? कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। पहली बात क्या कही? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात क्या कही कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अलावा दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या? कि किसी भी व्यक्ति को अगर दंडित तभी किया जा सकता है जब उसने किसी भी कानून का उल्लंघन किया हो, अन्यथा की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति को क्या? दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात क्या कहा? संविधान जो है व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। क्या? संविधान, तीसरी बात क्या इन्होंने कही कि संविधान क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का प्रमाण है। ठीक है, तो इस बात के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 14 को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जान लिया। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? जाति, धर्म, मूल वंश, निवास स्थान के आधार पर क्या? विभेद या क्या कह सकते हैं? हाँ, विभेद नहीं करेगा। या क्या? तो हम लोगों ने 15 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 15 आखिर किन किन बातों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है दोस्तों? आर्टिकल 15 में जो पहली बात है, आर्टिकल 15 का जो पहला पॉइंट वो है क्या कि सरकार, भारत किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 15(1) में जन्म, ठीक है, या जाति या धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में क्या विभेद नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15(1) कहता है। 15 के दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? 15 के दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि सभी सार्वजनिक स्थल सभी के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। दूसरी बात क्या? सभी सार्वजनिक स्थल सभी के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। यह आपका 15 का जो दूसरी बात होती है उस बारे में बात कर ली। अब 15 का थर्ड जो है वो क्या कहता है? राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों को अलग से अधिकार, कुछ रिजर्वेशन या आरक्षण दे सकता है। ये बात कहां की गई है? आर्टिकल 15 के 3 में या 15 में 3 में। तो क्या महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बनाकर उन्हें अधिकार दे सकता है। कौन कौन से? महिलाओं के लिए क्या कर सकता है? महिलाओं के लिए क्या कर सकता है? महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। कौन? राज्य। स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। बच्चों के लिए क्या? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकता है राज्य अगर चाहे तो। ठीक है, ये 3 बातें हम लोगों ने आर्टिकल 15 के बारे में जान ली। आर्टिकल 15 में चौथी बात एक और लिखी है क्या कि राज्य के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए राज्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्या? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्या कहता है सरकार? क्या कहती है? आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि राज्य शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए क्या राज्य की संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में क्या अगर चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आरक्षण की व्यवस्था या प्रावधान कर सकता है। या किसमें? ये अनुदान प्राप्त या निजी संस्थाओं में भी ये आरक्षण लागू कर सकता है। ये राज्य को शक्ति दी गई है 15(4) में। और ये बात को लागू कब किया जाता है? ये बात कब लागू की जाती है? इस बात को ऐड किया जाता है कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। किसके द्वारा? 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या कहा गया? इस प्रावधान को संविधान के 93 संशोधन जो था आपका 2005 में 93 इसमें क्या किया गया? कहा गया कि जो 93 संविधान संशोधन 2005 में जो हुआ उसमें क्या कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग था ओबीसी, उसके लिए क्या 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कौन सा? शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 बनाकर पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कहां? आर्टिकल 15(4) में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो 27% आरक्षण की जो बात कही गई, जो 27% आरक्षण की बात की गई, रिजर्वेशन की बात की गई पिछड़ा वर्गों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, तो ये जो सिद्धांत लागू हुआ था वो क्रीमी लेयर जो सिद्धांत था, क्रीमी लेयर कि इनमें भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं,
बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनमें दो कैटेगरीज थी। एक तो वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, दूसरा जो क्या आपके क्रीमी लेयर थे। तो ये जो 27% रिजर्वेशन दिया गया, ये क्रीमी लेयर के लिए नहीं था। क्रीमी लेयर में ऐसे लोग आते थे जिनके माता पिता या कोई जो है आपके जो केंद्रीय सेवाओं में हो या कर्नल हो सेना में या ऐसे कुछ, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 15 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से मतलब क्या है आपका? लोक नियोजन से मतलब क्या है आपका? इस बात को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या अवसर की समानता होगी। यानी मान लीजिए कोई राज्य की कोई संस्था है, उसमें अगर कोई भी नियुक्ति होगी तो वो समान रूप से सभी के लिए होगी। उसमें क्या सबके लिए अवसर की समानता होगी। ये आपका क्या कहता है? आर्टिकल 16 आप इस बात की चर्चा करता है। क्या कहता है आर्टिकल 16? क्या आर्टिकल 16 आपका कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 आपका कहता है। आर्टिकल 16 का जो पॉइंट 1 है वो ये क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो नियुक्ति होगी, जो नियोजन होगा, वो क्या कि संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। क्या समान रूप से अवसर दिया जाएगा? ये बात समान रूप से अवसर की बात करता है। किसकी? समान रूप से अवसर की बात करता है। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? 16 के पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्या राज्य, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर क्या नियुक्तियों में विभेद नहीं कर सकता। किसके? जाति, धर्म, मूल वंश, ठीक है, या जन्म स्थान या राज्य के आधार पर किसी से क्या भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 16(3) इस बात का अपोज करता है। क्या कहता है कि राज्य क्या चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। तो आपको इसका लाइव एग्जांपल यही देख लीजिए कि आप जब किसी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे आपको फीस ही ज़्यादा देनी पड़ जाती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो जब भर्ती होती है तो आपको जनरल कट ऑफ ही क्वालिफाई करनी पड़ती है। आप वहाँ पे आरक्षण या रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या रिजर्व सीटों में आपका कोई क्या अवसर की समानता नहीं मिलेगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने 16(3) की बात कर ली। 16(3) के बाद में अगर हम जो बात करेंगे, 16(3) के बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन जो राज्य जो है क्या जन्म स्थान के आधार पर क्या चाहे तो क्या कर सकता है? विभेद कर सकता है। लेकिन तो इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है कि राज्य अगर चाहे तो किसी को जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है? तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि कर्नाटक राज्य में 98वां संविधान संशोधन हुआ 2013 में। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को यह शक्तियां देते हुए कहा गया कि क्या कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दे सकेगा। इस बात का उल्लेख किया गया आपके 98वें संविधान संशोधन 2013
13 के अंतर्गत। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया कि जो कर्नाटक जो रीजन है, कर्नाटक जो राज्य है वो हैदराबाद के रीजन के लोगों को क्या नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। ये आपका 98वें संविधान संशोधन 2013 के माध्यम से बात रखी गई। तो चलिए हम दोस्तों 16 के बारे में बात कर रहे हैं। जब अगर 16 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि राज्य जब नियुक्तियों की बात कर रहा है तो नियुक्तियों में कुछ रिजर्व चीजें भी हैं। जो मैंने रिजर्वेशन की बात की अभी 27% की बात की, आर्टिकल 15 में कहा क्या कि राज्य जो है अगर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से क्या आरक्षण दे सकता है। तो ये 27% जो आरक्षण था ये कहां से आता है, इस बारे में भी चर्चा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो आर्टिकल 16 के बाद में एक छोटा सा विषय है, टॉपिक है, उसको भी आपको मैं साथ में क्लियर करा देना चाहता हूं। तो टॉपिक क्या है आपका, मंडल आयोग जो था हमारा, मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ये 27% आरक्षण लागू हुआ। हालांकि जो बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई, जो 52% आरक्षण की बात करती थी। और वो आरक्षण किस आधार पर था, वो आरक्षण इस आधार पे था, जनसंख्या के आधार पर वो आरक्षण था कि जिसकी जितनी जनसंख्या है देश में उसके आधार पर उसको उतने % रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये बीपी मंडल की रिपोर्ट कहती थी कि जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें मंडल आयोग की बात करें तो देखिए दोस्तों उस टाइम 1979 की बात है। कब की, 1979 की बात है। किसकी, मोरारजी जी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई ने किसकी, मोरारजी जी देसाई की सरकार थी, देसाई की सरकार थी। इस विषय को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लेना होगा। मोरारजी देसाई ने क्या किया कि दूसरे पिछड़ा आयोग का जो है क्या गठन किया, दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। किसका, दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन थे, वीपी मंडल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। कब, 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने क्या एक दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया, ठीक है। और इसमें अगर प्रथम पिछड़ा आयोग की बात करें तो वो काका कालेलकर आयोग था, वो आप ध्यान रखिएगा। यहां से हम बात करते हैं, जब मंडल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में, मंडल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, मंडल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंडल आयोग क्या, मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में, और दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन कौन करता है, मोरारजी देसाई सरकार में होता है, और उसके अध्यक्ष कौन, बीपी मंडल होते हैं। और ये पिछड़ा आयोग इसलिए बनाया जाता है कि जो पिछड़े वर्ग थे देश में, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग थे, जो पिछड़े वर्ग थे, उनकी स्थिति, उनके सामाजिक और शैक्षणिक जो है स्थान को जानने के लिए ये जो आयोग बनाया गया था, उसका गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की। कब, 1980 में पेश की। और 340 में यह कहाँ, ये जो रिपोर्ट आई वो आर्टिकल 340 में निर्दिष्ट है। तो इसमें 1980 में क्या कहा गया इस रिपोर्ट में कि 3743, कितनी, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, 3743 नई जातियों की खोज की गई जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए थे। कितनी, 3743 जातियों की खोज की गई। और इनका जनसंख्या में हिस्सा कितना था, ये हिस्सा था, ये कितना, 52% हिस्सा था। 3743 जातियां थी उनमें, जिनका भारत की जनसंख्या में हिस्सा कितना था, 52%। कितना, 52%। आप इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। तो ये कब, उस टाइम किसकी, इंदिरा गांधी की सरकार होती है, और इंदिरा गांधी क्या इस रिपोर्ट को लागू नहीं करती हैं, इस रिपोर्ट को लागू नहीं करती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। इंदिरा सरकार में इंदिरा गांधी सरकार थी, ठीक है। इसके ठीक 10 साल बाद, इसके ठीक 10 साल बाद, कब, 1990 में, कब, 1990 में वीपी सिंह सरकार थी। किसकी, वीपी सिंह की सरकार थी।
और वीपी सिंह सरकार ने ये सिफारिश की जो पिछड़ा वर्ग है, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की, ठीक है, लागू करने की सिफारिश की। और ठीक उसके एक साल बाद कब 1991 में नरसिंह राव सरकार जो थी, किसकी थी? नरसिंह राव सरकार ने 2 प्रस्ताव पेश किए। कितने? 2 प्रस्ताव पेश किए। पहला कौन सा? पहला कि 27% रिजर्वेशन किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। और दूसरा क्या? 10% रिजर्वेशन किसके लिए? EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो किससे? उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन का क्या बात रखी। लेकिन क्या फिर क्या हुआ? इसमें हुआ क्या? फिर 1992 में, जब आपने मंडल कमीशन के बारे में सुना होगा, यही प्रसिद्ध मंडल केस था आपका, 1992 में जब यह आता है तो क्या आर्टिकल 16(4) में किसकी व्यवस्था करता है? आर्टिकल 16(4) में यह व्यवस्था की जाती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन क्या वहां पर भी कितनी? 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन क्या क्रीमी लेयर की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो किया जाएगा, और ये 10% आरक्षण जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो उच्च वर्गों के लिए था, इसको नहीं दिया जाएगा। ये बात आपकी यहां से स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था, ठीक है। 29 जनवरी 1953 में वो पहला पिछड़ा आयोग था, ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन आयोग था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो इसको काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता था। तो 1992 में जो आपका ये क्या बोलते हैं, बीपी मंडल ये केस था, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो इस बारे में आपको ध्यान रखिएगा। इसी में व्यवस्था की गई थी 27% आरक्षण की ओबीसी या बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग 16 के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये 16(4) का ही पार्ट था, तो हमने इसलिए इसको यहां पे चर्चा की। ये जो आपका 16(4) था, यही ये व्यवस्था की गई है। तो इस वजह से मैंने मंडल आयोग के बारे में आपसे चर्चा की, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने आर्टिकल 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत जो है उसका अंत, ठीक है। अनटचेबिलिटी दोस्तों, अगर इसकी बात आई है तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल जाती हैं टीवी में, न्यूज में आपको, कि जो मन को झकझोर देती हैं। तो उन सब चीज़ों को ही लेके है ये कि कहीं किसी जो है, अगर हम किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको मंदिर में जाने से रोक देती है। तो ये सब चीज़ें आप समझदार हैं। चलिए हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है आपका? अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो ये बात कहां की गई है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता की समाप्ति करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण क्या होगा? निषिद्ध है। यानी कि क्या, कहीं भी आप किसी के साथ में इस प्रकार का आचरण, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का आचरण नहीं कर सकते। यह आपके आर्टिकल 17 में किया गया है। इसके अंतर्गत छुआछूत के लिए, छुआछूत को दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया। कब? जब इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, एक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
नागरिक संरक्षण अधिनियम 1951 बनाकर 1955 के द्वारा अगर कोई किसी के साथ में इस प्रकार की जघन्य घटना होती है, अगर छुआछूत किसी के साथ करता है तो उसको क्या दंडित किया जाएगा या दंडित करने का प्रावधान, दंडनीय अपराध उसको घोषित किया जाएगा छुआछूत को। तो ये आपका आर्टिकल 17 कहता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए हम आर्टिकल 18 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 18 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 बात करता है। क्या कहता है? कहता है कि भारत में कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। कितने? 2 एक्सेप्शंस हैं। वो क्या कहा कि सेना और शिक्षा को छोड़कर, कि मतलब आप सेना की उपाधि धारण कर सकते हैं, शिक्षा की उपाधि धारण कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते। तो आर्टिकल आपका 18 जो है वो क्या कहता है? उपाधियों का अंत, इस बारे में चर्चा करता है। तो उपाधियों का अंत क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये चर्चा करता है कौन? उल्लेख करता है इस बात का आर्टिकल 18। और एक बात क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे देश से उपाधि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही ग्रहण कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही ग्रहण कर सकता है। तो ये बात करता है आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था, हमने जो पढ़ रहे थे, आज का टॉपिक समता ने कहा स्वतंत्रता से। तो जो आज हमारा जो समता का अधिकार था, जो समानता का अधिकार था, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, उन सारे आर्टिकल्स को हम लोगों ने बाखूबी चर्चा की। आरोप पे मंडल आयोग के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके इस विषय का कोई भी ऐसा पहलू छूटा रह जाए जो आपको सवाल बने और एग्जाम में परेशान करें। दोस्तों मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट 100% दे पाऊं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना डिलीवर कर पाता हूं अपनी चीज़ों को, लेकिन मैं अपनी 100% कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% आपको दे पाऊं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप वीडियो देखकर गेन कर पाएं। ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा से। तो दोस्तों आपको बस क्या, हमारे साथ बने रहिए प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। कुछ उतार चढ़ाव अभी बाकी हैं देखना, मुझे ये ऐसा लगता है। हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो सब आती जाती रहेंगी, लेकिन मैं आपके साथ बना रहूँगा और आपसे ये वादा करता हूँ कि कोई रहे ना रहे, हम रहेंगे ज़रूर। तो हम आपके साथ में हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग का वीडियो आज जो है अपलोड हो जाए, और कुछ ही 1-2 दिन में मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर की क्लास जो डेली सुबह 8 बजे अपलोड हो जाया करेगी। अगर आप लोग जैसा कमेंट में सजेस्ट करें 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, उतने टाइम में आप उस क्लास को अपलोड कर दिया करूँगा डेली सुबह 6 बजे, जो भी आपका शेड्यूल हो पढ़ने का। तो उसके हिसाब से तो अब करंट अफेयर की क्लास भी मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी तक नहीं शुरू कर रहा था करंट अफेयर की क्लास, क्योंकि सत्येंद्र सर ने बोला था कि सर वो क्लास हम लेंगे अपने चैनल पे, उनके खुद के चैनल पे। तो हमने कहा था ठीक है सर आप लीजिए, तो हम आपका चैनल फीचर्स कर देंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वो चैनल अपनी ही चैनल पे ये क्लास लेने वाला हूँ करंट अफेयर की, जिसमें आपको सारी जानकारी से भरपूर। और दोस्तों आप एक चीज़ जो है ध्यान रखिए कि आप जो प्रेम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर ही, क्योंकि वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स जो कराई जाएंगी, जो भी क्वेश्चंस आप कराए जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, वो सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, या जो भी नोट्स होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? प्रेम एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। और दूसरी बात, आप फेसबुक के पेज पे भी हमको जो है फॉलो कर सकते हैं, प्रेम एकेडमी @प्रेम एकेडमी सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो प्रेम एकेडमी मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपको जो भी वीडियोस आप चैनल पे पढ़ती हैं तो आपको वहाँ से अपडेट्स भी मिल जाएंगे। और दोस्तों बस इतना ही कहना है, जुड़े रहिए प्रेम एकेडमी के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।